हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में। और प्लांट किंगडम में पहले आप लोग एक बार बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करा था, उसे एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले प्लांट किंगडम की जो टैक्सोनॉमी है, मतलब उसको कैसे क्लासीफाई किया गया था, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसके कुछ बेसिक फीचर जैसे एल्गी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो हैं, इन लोग के कुछ बेसिक फीचर और उनके एक दूसरे से रिलेशनशिप्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से। लेकिन इससे पहले भी एक क्लासिफिकेशन था जिसको सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जो एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने बेसिक मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट को डिवाइड करा था, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन जब आप प्लांट किंगडम देखोगे तो उसमें आपको कुछ ये 4-5 क्लासिफिकेशन देख के रखे हैं स्टार्टिंग में। तो पहले हम उसको एक बार क्लियरिटी से देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जब भी क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो प्लांट के अंदर दो चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। एक होता है वेजिटेटिव फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जब आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स देखे गए, मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बनाया, तो उसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इफेक्टिवली देखा गया, उससे ज़्यादा बड़ी प्लेस दी गई इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा तवज्जो दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन बाद में इस क्लासिफिकेशन को हटा दिया गया। ये एक्चुअल में दिया था कार्ल लिनियस ने। ठीक है, तो बाद में साइंटिस्ट का मानना था कि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं, तो आपको उन्हें कैरेक्टर में नहीं लेना चाहिए एक्चुअल में। तो उसके बाद इसे हटाकर बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया बेंथम और हुकर ने। बेंथम और हुकर ने, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेस किया। मतलब उन्होंने फाइलोजेनेटिकली भी देखा, बायोलॉजिकली भी देखा, उन्होंने उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर्स को भी देखा, और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए, मतलब वेजिटेटिव चीज़ों को कम अहमियत देते हुए बाकी की चीज़ों को कंसिडरेशन में लाकर उन्होंने सब चीज़ों को ओवरऑल मिला के जो क्लासिफिकेशन दिया, उसको इन्होंने नाम दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन। हमको इसका साइंटिस्ट का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, बेंथम एंड हुकर ने दिया था ये। इसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है, फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या होगा, फाइलोजेनी पे डिपेंड करेगा, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दिया गया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब पहले कौन आया, उसके बाद जैसे पहले एल्गी आई, ब्रायोफाइट आया, टेरिडोफाइट आया, तो उनके डेवलपमेंट और एक दूसरे से रिलेशनशिप के बेसिस पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, फिर आया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में आप बहुत सारे कैरेक्टर्स लेंगे, सबको कंप्यूटर में प्लेस करेंगे, और जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को आप एक दूसरे के साथ, ये मान लीजिए करीब 100 कैरेक्टर्स उन्होंने उठाए और सबको एक दूसरे के साथ रिलेट करा। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, कंप्यूटर की हेल्प से। और उन्होंने एक्चुअल में न्यूमेरिकली रिलेट करना चालू करा कि कौन एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, तो उसके अंदर, जिसके अंदर बहुत बहुत सारे कैरेक्टर्स को उठाया गया, वो कौन सा था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आया साइटोटैक्सोनॉमी या साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। साइटोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सेल था उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, उसमें न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया। ठीक है, तो उसको बोला साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स सेल। ठीक है, तो सेल के जो न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स है उसके बेसिस पर जब टैक्सोनॉमी की गई तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी बोला गया। फिर लास्ट टैक्सोनॉमी जो आपकी एनसीईआरटी में दे के रखी है वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल्स के बेसिस पे, तो जो प्लांट है उसका जो कंटेंट है, उसके जो बायोमॉलिक्यूल्स है, उन केमिकल्स के बेसिस पर हम लोग ने जब डिवीजन करा तो उसको बोला गया कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है,
तो ये सारी हमारी टैक्सोनॉमी होगी, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। अब इसके बाद हम लोग ये चार्ट दिया नहीं है एनसीईआरटी में जो अभी मैं बनाने वाला हूँ, ये आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया भी लग जाएगा। और जब आपको, जैसे जो लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग इजीली, अगर उनको एल्गी के बारे में पूछा जाएगा तो वो करीब 4-5 पॉइंट लिख पाएंगे, ब्रायोफाइट के बारे में पॉइंट्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको अच्छे से याद करना है और समझना है। एक्चुअल में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो प्लांट है उसकी बॉडी किस टाइप में डिवाइडेड है, या डिवाइडेड है भी या नहीं। तो मैं सबसे पहले एल्गी की बात करता हूँ। एल्गी मतलब थैलोफाइटा। एल्गी को और क्या बोलते हैं? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्यों? क्योंकि ये जो है ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर मतलब आप जब एल्गी को देखोगे तो आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि एल्गी के अंदर क्या उसकी लीफ है, क्या रूट है, क्या स्टेम है। मतलब जब आप उसको बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, आपको पूरा प्लांट जो है सेम दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, आप उसको डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? थैलस लाइक। मतलब बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड, वो किसी भी पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं, ना रूट में, ना स्टेम में, ना लीफ में। ठीक है, नो बॉडी डिफरेंशिएशन और नो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ब्रायोफाइट पे आते हैं। तो ब्रायोफाइट में लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थे। एक्चुअल में स्टेम, रूट और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं थे, लाइक स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो रूट, स्टेम, लीव्स, लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब लगभग उस तरह आप मान सकते हो कि ये लीफ है, रूट है, स्टेम है, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स नहीं थे, डिफरेंशिएटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं थे। वो कहाँ से आए? टेरिडोफाइट से। यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, लीफ, स्टेम एंड रूट आर प्रेजेंट। ठीक है, अगर हम लोग आगे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, मतलब फाइलोजेनेटिकली आप आगे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैरेक्टर इधर आ गया है तो वो उसके आगे भी आ ही जाना है। मतलब इनके पास भी लीफ, स्टेम, रूट है, इनके पास भी लीफ, स्टेम और रूट है। मतलब आगे वालों की भी बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी अगर वहाँ तक डेवलपमेंट पहुँच चुका है। मतलब जिम्नोस्पर्म जो है वो टेरिडोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड होगा, टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ब्रायोफाइट जो है वो एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, अब जैसे अपन वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि वेस्कुलर टिश्यू जो है, वेस्कुलर बंडल जो है वो किस क्लास से अराइज हुए। तो अपन को याद रखना है टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा जो है यहाँ से वेस्कुलर बंडल्स आए, मतलब जाइलम फ्लोएम, और फिर आगे और वेल डिफरेंशिएटेड आए। जैसे आपने पढ़ा होगा जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकीड्स, वेसल्स। फ्लोएम के अंदर क्या हो जाता है? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जब और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होने लगे तो ये आगे जाके, लेकिन पहले सिंपल जाइलम और फ्लोएम थे, आगे जाके और ज़्यादा डिफरेंशिएटेड थे। और अगर इसके आगे की बात करूँ, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट थे। ठीक है, इसके पहले वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट थे। हर बॉडी के पार्ट को अपना खुद का वाटर कंज्यूम करना पड़ता था और फूड ट्रांसफ़र करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि इनके पास ना स्टेम रूट है। अब इसके पास स्टेम रूट है तो रूट को पता है उसे वाटर एब्जॉर्ब करना है, और अगर रूट ने एब्जॉर्ब करा है वाटर और उसको ट्रांसफ़र करवाना है स्टेम तक या लीफ तक, तो उसके पास कुछ मेथड तो नहीं चाहिए ट्रांसफ़र करवाने के लिए। तो उसके लिए क्या होता है? वेस्कुलर बंडल, ताकि वो इजीली उसका वाटर और फूड ट्रांसफ़र करवा पाएँ। ठीक है, इसलिए इनकी बॉडी के पार्ट भी डिफरेंशिएटेड है और इनकी बॉडी के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट है। मतलब जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स। तो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये तो ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म इससे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इसके पास भी प्रेजेंट होंगे, एंजियोस्पर्म के पास भी प्रेजेंट होंगे वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मतलब जो इसके गैमीट्स हैं उसमें मोस्टली मेल गैमेट ही मोटाइल होता है। जहाँ तक हमने पढ़ा, ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट ही मोटाइल होता है और उसे होस्ट के पास, मतलब फीमेल गैमेट के पास अप्रोच करना होता है। एल्गी के अंदर मोस्टली दोनों मोटाइल होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता पड़ेगा कि डेवलपमेंट के साथ साथ फीमेल गैमेट जो है वो एक जगह स्टिल्ट रहता है और मेल गैमेट उसको अप्रोच करने जाता है। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन किस किस को ज़रूरत है? एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को।
इन तीनों को वाटर की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसके आगे वाटर की ज़रूरत नहीं है। वो लोग वो खुद मूव करके नहीं जाने वाले हैं, वो मोटाइल नहीं है, उनको कोई कैरियर चाहिए। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे बात करें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, तो विंड के थ्रू जाएंगे या वाटर के थ्रू जाएंगे, लेकिन पैसिवली जाएंगे, खुद मूव नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर इनको वाटर की ज़रूरत है, और इनके अंदर इनको ऐसे स्ट्रिक्ट वाटर की ज़रूरत नहीं है। नीचे हम लोग गैमेट मोटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मोटिलिटी इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए और इनको भी चाहिए। टेरिडोफाइट तक हम लोग को मोटिलिटी चाहिए गैमेट्स में, क्योंकि वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होने वाला है। तो ये तीनों के गैमेट्स भी क्या है, मोटाइल हैं। इसके आगे वाले जो दोनों हैं उनके गैमेट्स मोटाइल नहीं हैं। इन तीनों के गैमेट्स मोटाइल हैं और इनको वाटर की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन में। नीचे वाले, ये पीछे वाले जो हैं, उनको वाटर की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन में। और उनका मैनर क्या होगा ट्रांसफ़र का, मतलब उनको कैरी कौन करेगा उनके गैमेट्स को, या तो विंड, या तो वाटर, या तो एनिमल, मतलब बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, बी, इंसेक्ट्स। तो ये सब ट्रांसफ़र में हेल्प करने वाली है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। यहाँ पे गैमेट के पास खुद अपनी मोटिलिटी है और वाटर के थ्रू ट्रैवल करने वाला है वो गैमेट। तो ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब है सीड की बारी। सीड जो है एक, मतलब ऐसा समझिए कि फ्रूट जो बनने, मेल और फीमेल गैमेट जो हैं उनकी वजह से जो जायगोट बना है, वो आगे जाके क्या बनने वाला है, सीड। और वो सीड डिस्पर्स होंगे और वो आगे जाके नया प्लांट बनाएंगे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कॉन्सेप्ट हो गया। तो वो कहाँ पे आएगा, पीछे की तरफ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ। तो इन दोनों के पास सीड प्रेजेंट है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो इनके पास सीड नहीं है। किसी के पास फ्रूटिंग बॉडीज़ है, किसी के पास स्पोर्स हैं, लेकिन उनके पास सीड्स नहीं है डिस्पर्सल के लिए। सीड्स इनके पास हैं ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो सीड जो है वो ड्राई अप हो जाए और स्प्रेड हो जाए आसपास इन्वायरमेंट में, और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट मिले, वार्म इन्वायरमेंट मिले, तो वो तब जाके वहाँ पे डेवलप हो जाए। तो सीड कहाँ से प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एक और चीज़ आपने सुनी होगी, जिम्नोस्पर्म जो है इनको बोला जाता है कि नेकेड सीड्स होते हैं इनके पास। नेकेड सीड्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कवरिंग नहीं है। कवरिंग मतलब इनकी ओवरी नहीं है। अगर ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं है। इस पर मैं वापस से आऊँगा। जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको क्या याद रखना है, नेकेड सीड्स, कोई कवरिंग नहीं है। एंजियोस्पर्म्स के पास कवरिंग है। टेरिडोफाइट्स को पता है क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट्स। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या कैरेक्टर बताया मैंने, नेकेड सीड्स, क्योंकि जिम्नो का मतलब ही नेकेड होता है और स्पर्मा मतलब सीड की बात कर रहा है वो, ठीक है। फ्लावर किसके पास है, नहीं, हाँ, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स के पास फ्लावर्स प्रेजेंट है, इसके पहले किसी के भी पास फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है, एंजियोस्पर्म। लास्ट है फ्रूट। हाँ, तो अब हम वापस इसी कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं, कवरिंग के ऊपर। इन तीनों के पास फ्रूट नहीं है। इनके पास फ्रूट होगा क्या, इनके पास तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। इनके पास फ्रूट नहीं होगा, ठीक है। इनके पास फ्लावर भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है, सिर्फ क्या है, सीड। तो फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, मतलब उसकी कवरिंग नहीं है। कवरिंग मतलब ओवरी नहीं है उसकी, मतलब सीड अकेला रखा हुआ है वहाँ पे, मतलब सीड जो है वो नेकेड है, ठीक है। इसलिए इनको नेकेड सीड्स कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म्स को। और यहाँ पे क्या होने वाला है, फ्रूट भी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर फ्लावर है और फ्लावर के अंदर क्या है, ओवरी होती है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, और वही ओवरी आगे जाके काय में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर। तो फ्रूट भी प्रेजेंट है, फ्लावर भी प्रेजेंट है, सीड भी प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार वापस से एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं हम लोग। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलोफाइटा के अंदर कोई डिवीजन नहीं, ब्रायोफाइट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, टेरिडोफाइट के अंदर रूट, स्टेम और लीफ ट्रूली प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी, एंजियोस्पर्म के अंदर भी डिवाइडेड है रूट, स्टेम, लीफ। जब भी हम किसी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हैं तो हमको पता होता है क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो एल्गी और ब्रायोफाइट के पास अपने
वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, टेरिडोफाइट से वेस्कुलर बंडल स्टार्ट होंगे और वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम लोग ने देखा वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन और गैमीट मोटिलिटी, ये किस किस के पास है, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, दो तीनों को वाटर की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, और तीनों के जो गैमीट्स हैं वो मोटाइल है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सीड्स। तो सीड्स जो हैं पहले के तीनों में एब्सेंट हैं। जिम्नोस्पर्म से सीड स्टार्ट हो रहे हैं, जिम्नो मीन्स नेकेड, मतलब उनके पास फ्रूट नहीं होगा। स्पर्मा मतलब जिसके पास स्पर्मा लिखा है वो क्या है, सीड वाले। तो हमको पता पड़ गया इन दोनों के पास सीड है। लेकिन नेक्स्ट क्या हो गया, फ्लावर। जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं है, आगे तो होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसके पीछे जो एंजियोस्पर्म उसके पास फ्लावर भी है। नेक्स्ट फ्रूट, तो वो भी एंजियोस्पर्म के पास ही है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इसकी हेल्प से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में, और मैं आपको गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक जनरेशन के बारे में बताऊंगा, और एक चार्ट बताऊंगा जिससे ये सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी, क्या गैमेटोफाइटिक है, क्या स्पोरोफाइटिक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें काफ़ी ईजिली समझ आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।